जब मोदी बिहार में अपनी इलेक्शन कैंपेन में गरज बरस रहा था और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा था और डायरेक्ट जंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करना किसी जहाज का जिस टेक्नोलॉजी को आप जानते नहीं और जिस टेक्नोलॉजी को आपने किसी और से अडॉप्ट किया है, आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। 20% ऐसा असला है जो अप टू द मार्क कह सकते हैं कि गुजारा है, मतलब मजबूरी में चलाना पड़ा तो चला सकते। वो मेरे भाई कबाड़ है। और 2018 की जो कैमा कमेटी है इंडिया की डिफेंस की, उसके अंदर इन्होंने खुल के तफसील से लिख कर बता दिया था नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के पास, वो नकारा है। आज से 4 दिन पहले जब मोदी बिहार में अपनी इलेक्शन कैंपेन में गरज बरस रहा था और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा था, आज घमसान की खामोशी है, माना कि जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या ये सन्नाटा तूफान आने से पहले वाला इंडिकेशन तो नहीं है? वाई मोदी इज वेटिंग टू स्टार्ट दिस वॉर? आखिर वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज की इस वीडियो के अंदर तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप पाकिस्तानियों का जुनून और जज्बा जंग को लेकर क्या है वो जरा देखें। यार चाय पीनी है? हाँ यार पीनी तो है। भाईजान 2 चाय कर दे। भाईजान 3 कर दे। अच्छा, इंडियन ये सोच रहे थे कि जंग का सुन के ना पाकिस्तानी जो है वो बिल में छुप कर बैठ गए होंगे और खौफ की वजह से बाहर आने का सोच ही नहीं रहे होंगे। उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी जंग का इस तरह से इंतजार कर रहे हैं माना जैसे ईद का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान। अभी यार हमारे तो पॉलिटिशियन ही नहीं मान, हालांकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अवॉइड करते होते हैं और कोशिश करते होते हैं कि जंग की तरफ ना जाया जाए। हमारे जो पॉलिटिशियन है मेजर अली मोहम्मद खान, आजकल उनका नाम मेजर रखा हुआ है हमने, तो क्यों रखा हुआ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेजर अली मोहम्मद खान जो हैं वो लाल किले के ऊपर सब्ज परचम लहराने की बात कर रहे हैं। अब उसके कान में ये बात किसने डाली है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि फौज जो है ना वो डायरेक्टली कोई बात अपने मुंह से नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि हम लाल किले के ऊपर जाके अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने मेजर अली मोहम्मद खान के कान में बात डाली है कि तुम लाल किले की बात करो। अब लाल किले की ही बात क्यों हो रही है? सुसरी लाल किले की जो जमीन है ना वो करोड़ों अरबों रुपए की है और हमारी फौज ये बात जानती है। और जहां बात करोड़ों अरबों रुपए की जमीन की हो वहां डीएचए ना बने, ये हो ही नहीं सकता। अभी इस वक्त डीएचए की फेज 9 जो है वो इस्लामाबाद में बन रही है। मैं आपको ये बताता चलूं, ये अंदर की बात है। डीएचए फेज 9 ये आखिरी फेज है जो पाकिस्तान की एरिया में बन रही है। अगली फेज जो कि डीएचए फेज 10 है वो लाल किले में बनने वाली है। अब डीएचए की जमीन भले वो पाकिस्तान में किसी की मलकियत हो या फिर इंडिया की मलकियत हो, वो तो सुसरी खाली होनी ही होनी है। जहां डीएचए का नाम पड़ गया ना दोस्तों, वहां वो जमीन भले उसका मालिक कोई भी हो, लैंडलॉर्ड कोई भी हो, वो उसे छोड़नी पड़ती है। इंडिया के लाल किले की जमीन के ऊपर अब हमारे फौजियों की नजर पड़ गई है। अब आए करें या बाएं करें, वो जमीन उन्हें छोड़नी पड़ेगी। लाल किला के ऊपर डीएचए फेज 10 बनेगा और मैं अपने आर्मी चीफ से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि 40-80 का एक प्लॉट जो है ना, जो लाल किले की बैक साइड पे है ना, वो काइंडली मेरे लिए जो है ना रख लीजिएगा। गरीब आदमी का भला हो जाएगा। आपका क्या जाता है? डीएचए फेज 10 बनेगी, लाल किले की सराउंडिंग्स में सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, एक प्लॉट से आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इस जमीन को खाली करवाने के लिए भले पाकिस्तानी फौज को इंडिया में घुस के लाल किला तक ना पहुंचना पड़ा ना, वो पहुंच जाएंगे। और किसी वजह से जंग होती ना होती, लाल किला फतह करने के लिए, वहां डीएचए फेज 10 बनाने के लिए हर सूरत हमारी फौज पहुंच जाएगी। ये बात इंडियंस भी जानते हैं कि जहां बात डीएचए की आ जाए वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमला ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਉਸ ਆੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ
ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਜਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਫੇਰ ਕੀ ਅੜੀਏ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਆ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਨੀ ਬੰਨੋ ਉਰੇ ਨੂੰ ਉਲਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਓਏ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕੀ ਟੰਬਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ हमला। लेकिन इस सारी बात के अंदर मैं आपको एक चीज बताता चलूंगा। हमारा एक शेर जवान है, नाम है उसका अहमद हसन अल अरबी। अब इसको इंडिया के जो सबसे टॉप रैंकिंग जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उसने अपने रिपब्लिकन न्यूज चैनल के ऊपर बुला लिया। और हमेशा का वतीरा जो इंडियंस का रहा है ना कि वो 7-8 बंदे बैठ जाते हैं और एक किसी पाकिस्तानी को बुला लेते हैं और उसकी ठीक ठाक जो है ना वहां पे फिर बेइज्जती करते हैं, उसको बोलने ही नहीं देते क्योंकि माइक उनके पास होता है, उसका माइक बंद कर देते हैं और उसको बोलने ही नहीं देते। अब इस दफा भी उनका यही कारनामा था। एक चीज और आपको बताता चलूं, ये जो अर्नब गोस्वामी है ना, ये बेसिकली रा का एजेंट है। रा का स्पॉन्सर्ड जो है ना वो न्यूज चैनल है रिपब्लिकन, ये आप माइंड में रखिएगा बात। यानी कि रा ने जानबूझ के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बुलाया था उसको इंसल्ट करने के लिए और उसकी ठुकाई करने के लिए। अब ये जो है ना काम उनसे उल्टा पड़ गया। और एक और बात इसके ऊपर आपको मैं बताता चलूं, जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत दोवल, वो सुपरविजन कर रहा है रिपब्लिकन न्यूज चैनल की, यानी कि इसकी फाइनेंसिंग रा कर रही है और ये चैनल अजीत दोवल की सुपरविजन में चल रहा है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहानी हुई क्या है। इस पाकिस्तानी शेर के बच्चे ने जाके इंडियन न्यूज चैनल, रिपब्लिकन न्यूज चैनल जो रा का चैनल है, उसके ऊपर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सुनिए जरा। की सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री इंडिया में है। तामिल टाइगर से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक हर इस दौर के अंदर इस खत्ते की हर दहशतगर्द तंजीम को इंडिया ने स्पॉन्सर किया है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर मुफ्ती बानी बनाना हो, चाहे श्रीलंका के अंदर तामिल टाइगर्स बनाना हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर टीटीपी भेजना। तुम्हारा वो 2 कौड़ी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने मुंह से ये कह चुका है कि मैं टीटीपी को सपोर्ट करता हूं। तुम्हारा अजित कुमार डोवल अपने मुंह से ये बात कह चुका है। तुम्हारी हैसियत है कि तुम किसी को बात करो कि वो दहशतगर्द है। अवतार सिंह खांडा को तुमने कनाडा में मरवाया, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को मरवाया, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया, अमेरिका में तुम पन्नू पे अटैक कर रहे हो, भूटान के अंदर तुम लोगों को मरवा रहे हो, नेपाल की हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, हर जगह के ऊपर तुम दहशतगर्दी कर रहे हो और तुम मुंह उठा के पाकिस्तान को आके कह रहे हो। और जहां तक सिंतास मुआहदे की बात है, तुम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, और जो 3 दरिया हमने तुम्हें सिंतास मुआहदे के वक्त दिए थे, अब हम वो भी वापस लेंगे। और मैं यहाँ पे बता देना जाके, मैं यहाँ पे कसम उठा के कहता हूँ कि कश्मीर पे आप वजह नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे, और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ। तैयार रहना, हम बच गए गाजी, मर गए तो शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। एज पर प्रैक्टिस इन्होंने गलती से जो है ना अल अरबी को बुला लिया था। अब इनको समझ नहीं आ रही उनके साथ हुआ क्या। इसने ऐसा धोया है कि रूह खुश हो गई है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कुछ और यूट्यूबर, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को रियलिटी चेक देने की कोशिश की है। इस गोदी मीडिया का धंधा बदस्तूर जारी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, रिपब्लिक न्यूज के इस डिबेट में इनके संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाया। अब बुलाया तो बुलाया दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर यह पाकिस्तानी मेहमान हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की बेइज्जती करता रहा, उनके डीएनए के बारे में सवाल करता रहा। और बात वहां नहीं रुकी, भारत को गौमूत्र और गोबर वाला देश बताया गया। लगातार यह व्यक्ति, यह पाकिस्तानी मेहमान भारत का अपमान करता रहा रिपब्लिक न्यूज पर। भाजपा के प्रवक्ता माननीय गौरव भाटिया भी मौजूद थे, जो वहां बैठे बैठे तो करते रहे और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये सारा सिनेरियो इस चक्कर में करते हैं, पाकिस्तानी न्यूज एंकर को या किसी जर्नलिस्ट को बुला के, बेसिकली अपनी पब्लिक के सामने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बुला के उसको थोड़ा इंसल्ट करके टीआरपी जनरेट करनी होती है, अपनी पब्लिक को दिखाना होता है कि हम कितने माचो मैन हैं।
अच्छा, जंग शंग ये नहीं लड़ सकते, इन्होंने टीवी के ऊपर ही जंग लड़नी होती है। अब इनको ये उल्टी पड़ गई, जो सर्जिकल स्ट्राइक इस बंदे ने की है ना। अब ये जो नया यूट्यूबर है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसे ये मसला नहीं है कि ये जो है वो पाकिस्तानी आके यहाँ पे जो है वो अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इंडियंस को इंसल्ट करके गए। नहीं, ये इसका इशू नहीं है। इसका असल में मसला क्या है कि जो टीआरपी अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिकन को मिली है, वो इसे क्यों नहीं मिली? बात समझ में आई है? असल मुद्दा है रोटी का। अच्छा, अंदर की बात मैं आपको एक बताता चलूं, जितने इंडियन यूट्यूबर्स हैं ये पाकिस्तान से रोटियां सेक रही हैं। ये जो शख्स है ना, जो अभी चीख चीख कर कह रहा है कि इंडिया की बहुत बेइज्जती हो गई है, ये हो गया वो हो गया, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि ये जो टीआरपी उसे मिलनी चाहिए थी ना, इस यूट्यूबर को, ये जो पब्लिक का रिएक्शन और ये जो बंदा आके इतना जो है शोर मचा कर गया है, जिसकी वजह से पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है अर्नब गोस्वामी को, ये इसे मिलनी चाहिए थी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इंडिया की बेइज्जती हुई है नहीं हुई, या इसने आके पाकिस्तानी ने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, उससे नुकसान क्या हुआ है, या रियलिटी चेक किया, ना ना, कोई इसका चक्कर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ यही दुख है कि जो टीआरपी अर्नब गोस्वामी ने बटेर ली है, वो इसको मिल जाती तो कुछ और ही कहानी हो जाती। इसका यूट्यूब चैनल वो आसमान की तरफ जा रहा होता, आपकी सोच है। तो जितने यूट्यूबर्स हैं उसमें ये हैं, उसमें और भी बहुत सारे हैं, और सबसे बढ़ के मेजर कार्टून जो मेंढक फुदकता रहता है 24 घंटे, उसकी आप वीडियो देखी तो 90% वीडियोस जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर है। और जितनी व्यूअरशिप है उसने जो ली है पिछले साल 1.5 साल के अंदर, सारी पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बना के आप जाके देख लें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप जाके एक दफा देख लीजिएगा, इसकी 90% वीडियो पाकिस्तान के ऊपर है। और इन यूट्यूबर्स को मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, हम ना हो ना तो तुम लोग भूखे मर जाओ। ये जो रोटियां सेक रहे हो ना, इतने व्यूअरशिप, इतने लाखों रुपए कमा रहे हो, हमारी वजह से कमा रहे हो। इसलिए अपने बॉसेस की रिस्पेक्ट किया करो, हमें सलूट मारा करो सुबह सुबह आके, क्योंकि हम तुम्हारी रोटी रोजी का वसीला बने हुए हैं इस टाइम। अगर हम ना हो तो तुम्हारे पास कंटेंट ही ना हो, बोलने के लिए कुछ हो ही ना, तो तुम्हारी जो पब्लिक है या आवाम है जो तुम्हें सुनती है, वो हमारी वजह से सुनती है, हमारे ऊपर जो तुम भौंकते रहते हो। और खासतौर पर ये जो मेंढक है ना, मेंढक के बारे में तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है। ये बिल बतौड़ी के मुंह वाला, जिसको सबसे ज्यादा मिर्चें लगती हैं, इसका सारा दारोमदार हमारे ऊपर चल रहा है। लिहाजा मैं इसको तो स्पेशल कहूंगा, सुबह सुबह उठ के ना हमें एक जरा सलूट मारा करो, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारा चैनल चलता है। अब इंडिया ने एक पॉलिसी बना दी है कि पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट को जो है ना अपने डिबेट के अंदर बुलाना ही नहीं है। उनके पास नॉलेज भी ज्यादा होता है, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है, वो आके मंजी ठोक के चले जाते हैं। और उनकी जो बेइज्जती हुई है उसकी वजह से पॉलिसी टोटल चेंज हो गई है। सुनिए जरा। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि भारत के अंदर तो अब ये बड़ी पॉलिसी, एक प्रोग्राम की वजह से पॉलिसीज उन्हें बदलनी पड़ी है कि अब पाकिस्तान से आप जो है वो सहाफ़ियों को, एनालिस्टों को ना लें, बल्कि अपोजिशन को कोशिश करें यहाँ से ले लिया जाए। तो ये क्या हुआ सारा माजरा, ज़रा इस पर बात करेंगे ज़रा कि भारतीय मीडिया का ये जो हशर हुआ है पिछले 3-4 रोज़ के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा कि एक बंदे ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की है और इनकी ऐसी तबीयत सेट हुई है कि अब पॉलिसी बन गई है कि इंडियन मीडिया के ऊपर किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मजीद बुलाने की जरूरत नहीं है। एक जवान का कारनामा है ये, इसको सल्यूट जरूर पेश करें। अच्छा, इस बिल बतौड़ी के मुंह वाले ने एक और स्टेटमेंट दे दी है, सुनिए जरा। दोस्तों, एक और खबर मेरे पास है। यह खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और ना यह खबर कभी कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि यह खबर ऐसी है कि सरकार ना इसके बारे में हां बोल सकती है, ना सरकार इसके बारे में ना बोल सकती है। खबर यह है कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। इवन इनसाइड द इंडियन नेवी नोबडी नोज वेयर दीज सबमरीन्स आर। दोस्तों, इनकी मूवमेंट इतनी टॉप सीक्रेट है कि लोगों को पता है कि हरकत हुई है। इतना आपको कोई भी बता देगा कि हरकत हुई है, कहां से आए कहां गए नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, बहुत कम लोग हैं इंडियन नेवी में, बहुत कम, जिनको इन सबमरीन्स के बारे में पूरी जानकारी है। इतनी सीक्रेट है न्यूक्लियर सबमरीन्स, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात। खबर यह आ रही है कि इनको डिप्लॉय कर दिया है। अब मैं आपको यह बता दूं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है जो मैं आपको दे दूं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि यह खबर मैंने उस अखबार से ली है, उसका लिंक आ जाता है, उसका पोस्ट आ जाता है। इसका कोई पोस्ट नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ना इसका आर्टिकल कभी होगा, क्योंकि यह इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स है दोस्तों। वहां पे आईएनएस सूरत एक टेस्ट फायर करता है सरफेस टू एयर मिसाइल का, सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट करता है
बिल्कुल अरेबियन सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में, सामने पाकिस्तान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली डिक्लेयर हो गई है साहब, दिवाली आ गई है। मैंने रिक्वेस्ट करा था अपने परसों के वीडियो में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से हुआ, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हजारों लाखों हैं प्रधानमंत्री जी को आमने सामने उनके चलते हुए एडवाइस देने के लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने मांगा, मेरे मन की बात हो गई पूरी दोस्तों। अब लाइन ऑफ कंट्रोल दोबारा लाइव हो गई है। खबरें ये आ रही हैं कि पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, फिर भारतीय फौज ने जवाब दिया। यह भारतीय मीडिया कवर कर रहा है। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहां पे यार, जो है सो है, कर दिया तो कर दिया, है ना। इंडियन आर्मी ने ठोक दिया वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को। अच्छा, ये अलग ही दुनिया में फिर रहा होता है। इस कनटुटे को ये नहीं पता कि इंडिया के पास जितने हथियार हैं वो सब के सब पुराने हो चुके हैं। इनके पास इस वक्त जदीद हथियार कोई नहीं बचा। और वैसे भी इसे पता कैसे होगा, आजकल इसकी ड्यूटी कुछ और लगा दी है मोदी जी ने। इस वक्त इसकी ड्यूटी ये है कि जो जहाज आता है ना, मोदी जी लेकर आते हैं टूर के बाद, उसके ऊपर इसने कपड़ा मारना होता है। वो पता है आपको, जो छोटू होता है किसी होटल के अंदर, जब लोग खाना शाना खा के चले जाते हैं ना, तो मालिक कहता है कि ओए छोटू, जाके टेबल पे कपड़ा मार दो। इसका काम आजकल ये है कि जैसे ही मोदी जी अपना किसी ट्रिप से आते हैं, किसी टूर से वापस आते हैं, तो इसको ऑर्डर मिलता है, जाओ कपड़ा मार के आओ जहाज के ऊपर। तो जो बंदा कपड़ा मार रहा हो जहाज के ऊपर, उसको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हथियारों की क्या सप्लाई हो रही है, हथियारों की टेक्नोलॉजी कैसी है, या इस वक्त उनकी कैपेसिटी क्या है। और ये जो मेजर कार्टून साहब हैं, ये आज से को 1500 साल पहले कहीं आर्मी में भर्ती हुए थे। तब हो सकता है इन्होंने हथियार खरीदे हों, उस वक्त के हथियार का इनको आइडिया हो। लेकिन मुझे जो पता चला है अंदर की खबर से ना, इसको तब भी कुछ नहीं पता था आर्मी के हथियारों के बारे में। आज जो ये काम कर रहा है, तब भी ये यही काम करता था। आज जहाज को कपड़ा मार रहा है, उस टाइम टैंकों के ऊपर कपड़ा मारा करता था। तो 1000 साल पुराने जो जहाज, जो टैंक और जो सारी चीजें पड़ी हुई है ना, उसकी बेसिस के ऊपर ये फुदक रहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी है। तुम फौज पे आया, क्या करना है? जंग लड़ने। जंग लड़ेगा या लोरी खाएगा दुश्मन के लिए? कैसे चीखेगा दुश्मन पे? चीख सकता सर। तो दिखाओ। खामोश! हंसने नहीं। दुश्मनों में आ रहा हूं। अच्छा, इस बंदे को एक दिन भी आराम नहीं आता, अब ईरान के पीछे पड़ रहा है। सुनिए जरा। रहने वाला गलत था, बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिए। गद्दारी की सजा मौत होती है। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। जैसे तू दोगला है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। आज की तारीख में जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी। गिरा घटिया 2 कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि ये जो शख्स है, जब इसका कोई बस नहीं चल रहा होता ना, तो वो पुरानी फुक्कियों की तरह ना ताने देना शुरू कर देता है। अब ईरान को ताने देना स्टार्ट हो गया। अरे यार, ईरान तो सच बोलेगा ना भाई, ईरान वही बात करेगा ना जो सच है। आपके रॉ एजेंट ईरान से ही तो ऑपरेशन कर रहे हैं, और कितने सालों से कर रहे हैं। आपका कुलभूषण जाधव ईरान से बलूचिस्तान में आया था, जहां पे वो पकड़ा गया था। तो ईरान को आपकी खसलत के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि ईरान से पिछले 30, 35, 40 साल से आप ऑपरेट कर रहे हैं। उसको आपकी रग रग का पता है। अब वो सच बोल रहा है तो आपको फिर तकलीफ हो रही है, आपको फिर मिर्चें लग रही हैं। अब जब जब इसको मिर्चें लगेंगी ना, यकीन माने हमें बड़ी तस्कीन होगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो सच बोला है ना, उससे एक बात की जो है ना वो तस्दीक हो गई है। कुलभूषण जाधव से लेकर जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं रात से, वो बलूचिस्तान में हो, वो केपीके में हो, या कहीं से भी हो, 100% ट्रूथ और 100% रियलिटी बेस्ड जो है ना वो चेक्स मिल रहे हैं। अब इनको आईना नजर आ रहा है ना, तो तड़प रहे हैं मछली की तरह। बेटा अभी और थोड़ा सा वेट करें, अभी और रियलिटी चेक मिलेगा, अभी और सच सामने आएगा। अभी दुनिया को भी बताना है, ईरान ने भी और हमने मिलके, कि तुम किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करते रहे हो, किस तरह से जाफर एक्सप्रेस को जो है प्लान किया तुम लोगों ने, और किस तरह से बाकी ऑपरेशंस जो है केपीके के अंदर टीटीपी के साथ मिलकर करते रहे हो। एक एक चीज का सच अब सामने आएगा। तब तक तुम और तुम्हारा जो गोदी मीडिया है वो खुद को जरा
टीवी के ऊपर बैठ के जंग लड़ो, क्योंकि वैसे तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर छोड़े इस चवल को, ये देखें जरा। जिन भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के जहाजों को जमीन पर गिराना चाहिए, वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। क्या ऐसे बदला लेंगे हम पाकिस्तान से? भारत में हर व्यक्ति के मन की एक ही आवाज है कि कश्मीर में हुए हमले का बदला पाकिस्तान से लो, मगर सवाल है कैसे, जब आपके जहाज दुश्मन का सामना करने से पहले ही गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या यही तैयारी है हमारी? हम तो सोच रहे थे कि इस बार हमारे जवान पहले से ज्यादा तैयार हैं। इंडियन जहाज जंग से पहले ही जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं। उनके पायलट जो है वो बौखलाहट का शिकार हैं। अब अंदाजा करें कि टीवी के ऊपर बैठकर इनके गोदी मीडिया और इनके एंकर्स जिस तरह से फुदक रहे होते हैं, जिस तरह से जंग लड़ रहे होते हैं, रियलिटी ये है। इनके जहाजों की हालत देखें, इनके पायलट्स की हालत देखें। 6 साल का टाइम आप लोगों को दिया था। 2019 में आपको एक सबक सिखाया था, अभी 2025 है। 6 सालों में मुझे लगता है आपने ठीक तरह से जो है ना वो सबक याद नहीं किया। आपकी पूरी तैयारी नहीं है। हम इस तरह से अनकम्पैटिबल लोगों के साथ नहीं खेलते। ये हमारी फितरत नहीं है अपने से कमतर लोगों के साथ जंग लड़े। पहले बेटा जाके तैयारी करो, थोड़ा सा और सीखो। जो सबक आपको 6 साल पहले सिखाया था ना, उसको जाके अच्छे से याद करो, उसकी प्रैक्टिस करो। जब अच्छे से तैयारी हो जाए ना, फिर आना हमसे लड़ने के लिए, फिर हम तुमसे मुकाबला करेंगे। अभी तुम्हारी तैयारी नहीं, अभी फिर कुट खा के चले जाओगे, फिर बेइज्जती होगी तुम्हारी। अब हम नहीं चाहते हमारे पड़ोसी हो, पुराना तल्लक भी है, पुराना रिश्ता भी है, साथ इकट्ठे रहे हैं 1000 साल। हर रोज इंटरनेशनली तुम लोगों की बेइज्जती हो और हर रोज हम ये करते फिरें। अच्छा, ऑन ए सीरियस नोट, व्हाई मोदी इज नॉट अटैकिंग? मोदी क्यों खामोश है? उसका आंसर न्यूयॉर्क टाइम की जो कल की स्टोरी है उसके अंदर छुपा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम ने कल एक रिपोर्ट छापी है, उसके अंदर उसने इंडियन असला जो इस वक्त मौजूद है उनके पास, उसका कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडिया के पास 16% हथियार ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, यानी कि वो हथियार जो जंग के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। इंडिया ने रिसेंटली 36 राफेल खरीदे हैं फ्रांस से। राफेल जो है वो 5th जनरेशन का जहाज है, जो कह सकते हैं कि हमारे F-16 के बराबर का है। और 36 जो जहाज उन्होंने खरीदे हैं उसकी टेक्नोलॉजी नो डाउट बिल्कुल F-16 के बराबर की है। लेकिन मसला क्या है? मसला असल में ये है कि हमने जो F-16 बनाए हुए हैं या हमारे पास पड़े हुए हैं ना, हमने उनको इस्तेमाल भी किया है, हमने उसको एक्सरसाइज भी किया है, हमने पिछली जंगों के अंदर उसको यूज किया है, हमारी उसके ऊपर ग्रिप है। राफेल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, राफेल की टेक्नोलॉजी भी टेस्ट नहीं हुई। और डायरेक्ट जंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करना किसी जहाज का जिस टेक्नोलॉजी को आप जानते नहीं है और जिस टेक्नोलॉजी को आपने किसी और से अडॉप्ट किया है, आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इस वजह से नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। अच्छा, ये 36 जहाज इन्होंने पहले से खरीदे, 26 जहाज का ऑर्डर इन्होंने और दिया हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए के जहाज राफेल और असला परचेज किया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 100% होते हैं ना, जो 100% असला है उसमें से सिर्फ 16% असला है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो जंग में इस्तेमाल हो सकता है। 20% ऐसा असला है जो अप टू द मार्क कह सकते हैं कि गुजारा है, मतलब मजबूरी में चलाना पड़ा तो चला सकते हैं। वो ऐसा असला नहीं है जिससे जंग जीती जा सके। अब बाकी कितना बचा? 64%। 64% असला जो है ना, वो मेरे भाई कबाड़ है। और 2018 की जो कायमा कमेटी है इंडिया की डिफेंस की, उसके अंदर इन्होंने खुल के तफसील से लिखकर बता दिया था कि इंडिया के पास जो असला पड़ा है उसका 80% जो है वो नकारा हो चुका है। ये 2018 की बात है, उस वक्त वाकई 80% था। अभी कुछ इन्होंने राफेल वगैरह खरीदे हैं, SU-400 खरीदे हैं मिसाइल, तो इस तरह की कुछ चीजें नहीं खरीदी है, जिसकी वजह से अभी इनके पास 16% की कैपेसिटी हुई है। अच्छा, आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो 64% असला है ना, ये जो कबाड़ का असला है, ये इन्होंने कबाड़िए के पास ले जाकर बेचने की कोशिश की, बड़ा तरला किया। जो अजीत दोवल है ना, इनका जो सिक्योरिटी इंचार्ज है या सिक्योरिटी का हेड है, एडवाइजर, इसने उस बंदे का बहुत तरला डाला। इसको बोला कि यार प्लीज इसको ना खरीद लें, कुछ ही दे दे। उसने कहा क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हुए, इसका कुछ नहीं मिलने वाला।
अगर तुमने वैसे ही मुझे डबोना है तो मुझे बता दो, मैं दुकान छोड़कर चला जाता हूँ। तो जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा चले अब गुजारा चलाते हैं इसी तरह से, इसी को लेकर चलते हैं। तो ओवरऑल 64% जो असला है इसके पास, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के पास, वो नकारा है। टोटल 36% के साथ पाकिस्तान से, जो कि पिछले 20 साल से सिर्फ जंग लड़ रहा है और जिसके पास JF-17 थंडर से लेके F-16 से लेके और J-35 जो कि 6th जनरेशन का जहाज है वो भी पाकिस्तान बना रहा है। उसके अलावा जो तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो टैंक बनवाए हैं, एडवांस लेवल के टैंक्स हैं, एटॉमिक एनर्जी से लेकर जो एटॉमिक का जो असला है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। पाकिस्तान के पास डिफेंस का जो कंपैरिजन अगर करें इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान यहाँ है और इंडिया यहाँ है, यानी कि काफ़ी सारा डिफरेंस है। अब इन सारी हालात में अगर मोदी अटैक करता है, क्या वो जंग जीत सकता है? सवाल बहुत बड़ा है। कहीं 2019 की तरह मुंह की खानी पड़ गई तो एम्बैरसमेंट बहुत होगी। मोदी इस वजह से अटैक नहीं कर रहा, और जो अटैक उसने किया है पानी के हवाले से, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ एक बड़ी मज़ाहिया बात है वो शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।